हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ संजू शर्मा। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो कि है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2 जो कि है द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 1 को डिस्कस किया था, द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और साथ में आई बटन पर भी है, जाके ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन होता था। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडिंग द एम्पायर। जो कि क्रॉनिकल्स है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स निकल के आता है डायनेस्टी की हिस्ट्री को जानने में, मतलब कि मुगल एम्पायर की हिस्ट्री को जानने में एक इम्पोर्टेंट सोर्स निकल के आता है। इट प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ एनलाइटेड किंगडम। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये क्रॉनिकल्स है वो एक प्रोजेक्ट करती है, एक विज़न, एक ऐसा विज़न प्रोजेक्ट करती है जिसमें एक एनलाइटेड किंगडम है और उसके अंदर जितने भी रूलर्स है, उसकी जो आर्मी के जो सोल्जर्स है, उसकी जो प्रजा है, वो सब उसकी अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। इसको एक बार वापस बता देता हूँ मैं कि इट प्रोजेक्ट अ विज़न, मतलब कि एक ऐसा विज़न ये प्रोजेक्ट करता है क्रॉनिकल्स जिसके अंदर एक एनलाइटेड किंगडम है, उसके अंदर जितने भी रूलर्स है, उसकी प्रजा है, उसके जो सोल्जर्स हो गए, उसके जो ऑफिसर्स हो गए, वो सब उसकी अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, द ऑथर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वर कोर्टयार्ड्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो क्रॉनिकल्स के जो प्रोडक्शन में जो मेन जो ऑफिसर्स है वो कौन है, उनकी कोर्टयार्ड्स ही है। अब जो क्रॉनिकल्स में क्या क्या इंक्लूड होती है चीज़ें वो एक बार देख लेते हैं। उनके रूलर्स के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उनके कोर्ट्स के बारे में, जो नोबल्स है उनके बारे में, वॉर्स, राजा ने कितनी लड़ाई लड़ी, कितनी जीती, वो सब वो इसमें इंक्लूड होते हैं क्रॉनिकल्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में। देन इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स आते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला आता है अकबरनामा, जो कि किसकी है, अकबर की है। अकबरनामा वैसे क्या है, क्रॉनिकल्स होते क्या है, वैसे एक बुक होती है जिसके अंदर अकबर के बारे में लिखा गया था, जिस बुक का नाम रख दिया अकबरनामा। देन सेकंड आती है शाहजहांनामा, जो कि शाहजहां की थी। देन थर्ड आती है आलमगीर नामा, जो कि औरंगजेब की बुक है। देन जो इसका नेक्स्ट सब टॉपिक आता है वो है फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, मतलब कि टर्किश लैंग्वेज से कैसे पर्शियन के अंदर शिफ्ट हुई है। जो मुगल क्रॉनिकल्स थे वो पर्शियन के अंदर लिखे जाते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो मुगल क्रॉनिकल्स है वो पर्शियन के अंदर लिखे जाते हैं। लेकिन अब जो बात करते हैं कि जो टर्किश है वो, लेकिन वो उनकी मदर टंग है, उसके बावजूद टर्किश के अंदर नहीं लिखते। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अंडर सुल्तान्स ऑफ दिल्ली पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सुल्तान्स थे दिल्ली के, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को कोर्ट की लैंग्वेज बना दी थी। देन थर्ड पॉइंट, मुगल्स वर चगतई टर्क्स। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, चगतई टर्क्स। मतलब कि जो मुगल्स है वो खुद को चगतई टर्क्स मानते हैं ओरिजिन से। मतलब कि चगतई टर्क्स कौन होते हैं, जिनके डिसेंडेंट्स कहाँ से रिलेट करते हो, मंगोलिया से। जैसे कि जो चाइना के ऊपर जो मंगोल वाला रीजन है, वहाँ पर जितने भी डिसेंडेंट्स थे उनको चगतई टर्क्स बोलते हैं, जो कि मुगल्स खुद को भी डिनोट करते हैं। देन जो टर्किश है वो मदर टंग है किन किन की, मुगल्स की जो मदर टंग है वो है टर्किश। जो कि बाबर है, उसने अपनी पोइट्री और जितनी भी मेमोरीज थी वो सब टर्किश लैंग्वेज के अंदर लिखी थी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जितने भी सब काम हो रहे हैं वो सब पर्शियन लैंग्वेज के अंदर काम हो रहे हैं, लेकिन जो बाबर था वो उसने अपनी पोइट्री और मेमोरी सब काय के अंदर, टर्किश के अंदर लिखी थी। देन अकबर की बात करते हैं तो अकबर के टाइम पे जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो एक लीडिंग लैंग्वेज बन गई थी कोर्ट के अंदर। जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो जिसको भी आती थी तो इसका मतलब कि वो पावर को होल्ड करके रख सकता है। और सेकंड चीज़, वो प्रेस्टीज का साइन मानते थे, मतलब कि जिसे भी पर्शियन लैंग्वेज आती है एक तो पावर होल्ड कर सकता है और साथ में वो एक गर्व की बात है कि उसे पर्शियन लैंग्वेज आती है। जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो कौन कौन बोलता था, वो किंग्स बोलते थे, उनके जो रॉयल हाउस होल्ड के मेम्बर्स थे और साथ में जो इलाइट्स थे, जो कोर्ट के अंदर जो ऑफिसर्स थे वो सब बोलते थे। देन जो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन गई थी ये पर्शियन लैंग्वेज। अब जब इतना काम हो रहा है, किंग्स भी उसे बोल रहे हैं पर्शियन लैंग्वेज को, उनके जो रॉयल हाउस होल्ड भी बोल रहे हैं, इलाइट्स भी बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये तो बात है कि जो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो इसको बनना ही है।
देन पर्शियन लैंग्वेज थी वो इंडियनाइज्ड हो गई थी बाय एब्जॉर्विंग लोकल आइडियम्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो इंडियनाइज्ड हो गई थी, मतलब कि इंडियन लैंग्वेज में ऐसे एक तरह से कन्वर्ट हो गई थी बाय एब्जॉर्बिंग लोकल आइडियम्स, मतलब लोकल वर्ड्स को एब्जॉर्ब करके एक नई लैंग्वेज निकल के आई जो कि थी उर्दू। अब उर्दू कॉम्बिनेशन थी किस किस की, एक तो पर्शियन की और एक हिंदावी लैंग्वेज की। हिंदावी लैंग्वेज अपनी इंडिया की लोकल लैंग्वेज थी, उसके साथ मिक्स हो गई पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज निकल के आ गई, ऐसे इंडियनाइज्ड हो गई पर्शियन लैंग्वेज। देन अकबरनामा थी वो रिटर्न इन पर्शियन, ये तो पता ही है कि अब जितने भी सब काम हो रहे हैं पर्शियन में हो रहे हैं। बस बाबर के जो भी लिखे थे उसने वो सब टर्किश के अंदर हुए थे, और अकबर के जो जो अकबरनामा थी वो पर्शियन के अंदर लिखी हुई थी, और जो बाबर की मेमोरीज थी वो सब ट्रांसलेट कर दिए थे बाद में पर्शियन के अंदर, जो कि नाम था उसका बाबर नामा। जो कि बाबर की थी वो पहले टर्किश की थी, लेकिन फिर बाद में ट्रांसलेट कर दिया किसके अंदर, पर्शियन के अंदर, और नाम क्या रखा, बाबर नामा। देन जो अपने संस्कृत टेक्स्ट है महाभारता और रामायणा, उनको भी पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया, जिसमें से जो महाभारता थी उसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन के अंदर, जिसका नाम था रज़्मनामा, बुक ऑफ वॉर्स। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 का जो सेकंड सब टॉपिक है द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट उसको कवर करेंगे। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी जितने भी वीडियोस अपलोड की हुई है वो आपके पास आ जाएगी।